स्वीडिश जीव विज्ञानी स्वांटे पावो बिल्कुल बुनियादी जगह पर खड़े होकर इंसानों का इतिहास लिख रहे हैं। यह बुनियादी जगह है इंसान का आनुवांशिक ढांचा, जहाँ से उसका रंग रूप, सोचना बोलना, चलना फिरना और काफ़ी हद तक जीना मरना भी निर्धारित होता है। विज्ञान के नोबेल अब अकेले व्यक्ति को कम ही मिलते हैं। चिकित्सा शास्त्र और शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार स्वांटे पावो को देकर इस क्षेत्र में एक ज़रूरी रेखा खींचने जैसा काम हुआ है। इस बिंदु से आगे मेडिकल साइंस का आधार जीनोमिक्स को ही बनाया जाना चाहिए, जिस पर बातें तो इस सदी की शुरुआत से ही हो रही हैं, लेकिन काम बिल्कुल नहीं हो रहा। याद रहे 13 साल और 3 अरब डॉलर लगाकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अप्रैल सन 2003 में पूरा हुआ था और तब कहा गया था कि मानव जीवन का पूरा सॉफ्टवेयर हमारे हाथ लग गया है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ हमारी तरफ से थोड़ी सफाई जीन जेनेटिक्स और जीनोम जीनोमिक्स को लेकर भी हो जानी चाहिए। जीवन की मूल इकाई कोशिका में मौजूद जीन्स को हम जीवों के गुण निर्धारक तत्व की तरह देखते आए हैं। किसी परिवार में ज़्यादातर लोगों की आंखें हरी होती हैं, तो इसका कारण उनमें चले आ रहे किसी खास जीन में खोजा जाता है। इसी तरह के कार्य कारण संबंध का अध्ययन जेनेटिक्स के दायरे में आता है। लेकिन जीनोम एक जीव का पूरा आनुवंशिक ढांचा है। इसमें उसके सारे जीन शामिल होते हैं। इसी के मुताबिक जीनोमिक्स वह शास्त्र है जिसमें न सिर्फ एक जीव के सारे जीन्स और उनसे जुड़े सभी गुणों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि ये जीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर क्या गुल खिलाते हैं, अन्य जीवाणुओं के साथ उनका कैसा खेल चलता है, यह भी समझा जा सकता है। स्वांटे पावो और उनके कुछ करीबी वैज्ञानिकों की कोशिशों से पिछले 25 वर्षों में पैलियोजीनोमिक्स, हिंदी में कहें तो पूरा जीनोम शास्त्र नाम से एक नए विज्ञान की शुरुआत हुई है, जिसके बारे में हाल तक कोई सोच भी नहीं सकता था। पुराने टीलों पर मिलने वाले बर्तन भांडों और उनके आसपास मौजूद छोटी मोटी हड्डियों पर सिर खपाना कुछ समय पहले तक पुरातत्व शास्त्रियों का ही काम माना जाता था। लेकिन स्वांटे पावो ने हजारों लाखों साल पुरानी हड्डियों पर काम करके इंसानों और उनसे मिलते जुलते कुछ अन्य जीवों का पूरा जीनोम यानी आनुवंशिक ढांचा खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, आधुनिक इंसानों के जीनोम से उनकी तुलना करके यह बताया कि इनमें कौन कौन से हिस्से उन दूसरे जीवों से आए हुए हैं और हमारी बनावट का हिस्सा बनकर यहाँ वे कैसे कैसे कमाल दिखा रहे हैं। इंसानों जैसे कुछ और जीव भी धरती पर रह चुके हैं। ऐसा कयास सबसे पहले 1856 में जर्मनी के डुसेल्डॉर्फ शहर से थोड़ी दूर निएंडर नाम की एक घाटी के किनारे मौजूद पहाड़ी में काफ़ी ऊपर मौजूद एक गुफा से मिली हड्डियों की खोजबीन से लगाया गया था। बताया जाता है कि यह घाटी पहले बहुत सुंदर थी। यहाँ जंगलों से ढके चूना पत्थर के पहाड़ थे और जगह जगह झरने गिरते रहते थे। न्यूमान नाम के एक पादरी इस घाटी में जाकर कविताएं लिखते थे। इसी न्यूमान यानी नया आदमी का देसीकरण करके निएंडर शब्द बना, जबकि थल जर्मनी में घाटी को कहते हैं। यहाँ की गुफा में मिली हड्डियाँ इंसानों जैसी किसी अलग जीव की थी। यह वैज्ञानिक खोज उस समय दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी, क्योंकि ऐसे जीवों की कल्पना अभी तक देवता या राक्षस के रूप में ही की जाती रही है। सुविधा के लिए इन जीवों की जाति का नाम होमो निएंडरथल ही रख दिया गया। हालांकि 100 साल के अंदर जानकारी मिली कि यूरोप के बड़े भाग में लाखों सालों तक इनकी मौजूदगी थी और संसार से विदा हुए इनको अभी कुल
30,000 साल ही गुजरे हैं। 1997 में स्वांटे पाबो की टीम ने निएंडर घाटी में ही मिली निएंडरथल हड्डी के एक टुकड़े पर काम करते हुए उसके माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की पूरी सीक्वेंसिंग कर लेने की घोषणा की। बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम कोशिका में ऊर्जा की आपूर्ति करने का होता है और उसमें पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल किसी जीव के पूरे जीनोम का एक छोटा हिस्सा भर होता है। शुरू में कहा जा चुका है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सन 2003 में पूरा हुआ। स्वांटे पाबो का कमाल यह है कि उन्होंने इसके 7 साल बाद ही यानी सन 2010 में अब से 30,000 साल पहले समाप्त हो चुकी निएंडरथल जाति के जीनोम की भी पूरी सीक्वेंसिंग करके दिखा दी। इस तरह दो मिलती जुलती समानांतर जीव जातियों के जीनोम मेडिकल साइंस के सामने थे, जिनकी तुलना से महत्वपूर्ण नतीजे निकाले जा सकते थे। यह काम कितना कठिन था, इसका अंदाज़ा पैलियोजेनेटिक्स और पैलियोजीनोमिक्स से बाहर रहकर कैसे लगाया जाए। एक जीव जब मरता है तो देर सवेर उसकी हर कोशिका तहस नहस हो जाती है। हड्डी के भीतर मौजूद जेनेटिक मटेरियल भी हजारों की साल की अवधि में नमी के साथ आने वाले बहुत हल्के तेजाब और बैक्टीरिया के असर से टूट बिखर जाता है। सबसे बड़ा खतरा शोधार्थियों से रहता है, जिनके छूने भर से कुछ ना कुछ नया जेनेटिक मटेरियल वहां पहुंच जाता है। लेकिन विज्ञान की कई शाखाओं में हो रही प्रगति का भरपूर इस्तेमाल करके इस टीम ने बहुत छोटे से नमूनों के साथ यह चमत्कार संपन्न कर डाला। इतना ही नहीं, 2010 में ही स्वांटे पाबो की टीम ने एक कमाल और किया कि साइबेरिया की एक गुफा में मिले जैविक अवशेषों की खोजबीन से इस नतीजे पर पहुंच गई कि यह इंसानों और निएंडरथल से ही मिलती जुलती है, लेकिन कुछ मायनों में उनसे अलग एक तीसरी जीव जाति है। होमो डेनिसोवन नाम की इस जीव जाति की एक जीन EPS1 बाद में तिब्बतियों में पाई गई, जो कम ऑक्सीजन वाले ऊंचे ठंडे इलाकों में जिंदा रहने में उनकी मदद करती है। इसके कुछ समय बाद एक हड्डी पर काम करते हुए इस टीम ने अपनी यह खोज प्रकाशित की कि यह हड्डी निएंडरथल माँ और डेनिसोवन पिता से पैदा हुई बेटी की है। इन दोनों जीव जातियों का आपसी घुलाव मिलाव बहुत जल्दी प्रमाणित हो गया। यह भी कि इंसानों की नस्ल होमोसेपियंस, निएंडरथल और डेनिसोवन कई हजार साल तक आसपास के इलाकों में रहते थे। लेकिन इंसानों और निएंडरथल्स के बीच घुलाव मिलाव के प्रमाण यूरेशिया महाद्वीप के दक्षिणी इलाके में अब से 45,000 और 55,000 साल पहले की अवधि में ही मिलते हैं। इंसानों जैसी 3 जातियां अगर अगल बगल में रहती थी तो उनमें से एक ही जिंदा क्यों बची, इस पर कई तरह के अनुमान लगाए जाते रहे हैं। अभी इतना ही पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि अब से 40,000 साल पहले निएंडरथल और डेनिसोवन की बस्तियां गायब होनी शुरू हो गई और 30,000 साल पहले वे पूरी तरह खत्म हो चुके थे। लेकिन उन्हें इंसानों ने घेर कर मार डाला, या अभी की इंसानों की जाति में ही वे समाते चले गए, या फिर पर्यावरण में आ रहे बदलावों के साथ उनका तालमेल नहीं बन पाया। इस बारे में कोई नतीजा ज़्यादा लंबी खोजबीन के बाद ही निकाला जा सकेगा। एक बात पक्की है कि अभी के इंसानों में उनके जीन्स इक्का दुक्का ही मिलते हैं, यानी निएंडरथल और डेनिसोवन किसी बराबरी के रिश्ते से होमोसेपियंस में समा गए हों, इसकी उम्मीद कम है। हाल में कोविड महामारी के दौर में स्वांटे पाबो की टीम ने 2020 और 2021 में 2 पेपर प्रकाशित किए, जिसमें पहले पेपर का निष्कर्ष यह था कि एक निएंडरथल जीन के चलते SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन में सांस की समस्या से उबर पाना यूरोपीय मूल के लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन 2021 में आए
पेपर में एक और निएंडरथल जीन का हवाला देते हुए इस टीम ने कहा कि उसके प्रभाव में संक्रमण कम ही मामलों में गंभीर स्थिति तक पहुंच रहा है। वंश वृक्ष के इतिहास पर जाएं तो स्वांटे पाबो की खोजों के बाद नज़ारा कुछ ऐसा बन रहा है। होमो नस्ल का पहला पुरखा अब से 6.5 लाख साल पहले अफ्रीका में खड़ा हुआ और कुछ कुछ बदलावों के साथ यह हमारे आपके जैसे होमो सेपियन बनकर दुनिया पर राज कर रहा है। उसी की एक शाखा अब से 4.25 लाख साल पहले यूरेशिया में पहुंचकर 2 हिस्सों में बंट गई। पश्चिम में होमो निएंडरथल और पूरब उत्तर में होमो डेनिसोवन। सबसे बाद में अफ्रीका से निकली प्रजाति होमो सेपियन ने हर जगह अपना विस्तार किया। करीब 50,000 साल पहले कुछ कुछ जगहों पर बाकी दोनों के साथ घुला मिला भी। लेकिन अगर 20,000 वर्षों में ये दोनों जातियां खत्म हो गई, इनके कुछ गुण अपने भीतर समेटकर अफ्रीका से लेकर यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और दोनों अमेरिकी महाद्वीपों तक होमो सेपियन ही बचे रह गए। 70 वर्षीय स्वांटे पाबो अभी जर्मनी के लाइप्जिग शहर में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के निदेशक हैं और इस संस्थान की स्थापना उन्होंने ही की है। इसके अलावा जापान के ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी वे जीनोमिक्स पढ़ाते हैं। अपने शास्त्र को और आगे ले जाने का समय उनके पास है।